गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हाल चाल, पढ़ाई कैसी चल रही है? सबकी अच्छी चल रही है? चलो अच्छा है, ठीक है बच्चों। कोई डाउट आ रहे हो तो कमेंट में आप डाल दीजिए, मैं सॉल्यूशन उसका सेंड कर दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी एक ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है। तो बच्चों अब तक मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत बड़ा पार्ट क्लियर करा चुका हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। जैसे कि अपन देखें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड 19 लेक्चर अपलोड कर दिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया उधर से एक पार्ट। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 10 लेक्चर मैंने अपलोड किए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में और इधर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में दोनों में मैंने एक टॉपिक छोड़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो मैं एक साथ पढ़ाना था मुझे, ठीक है ना। तो मैं 4-5 लेक्चर इलेक्ट्रिक डाइपोल ही पढ़ाऊंगा केवल, जिससे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये सारी चीजें हमें अब देखनी है। तो आज का हमारा मैंने ये अलग से चैप्टर बना दिया है, चैप्टर नंबर 3, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर। एक लास्ट लेक्चर आएगा जिसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, और तब जाके ये हमारा पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड कंडक्टर का लेक्चर नंबर 1, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। चालू करें। तो माय नेम इज अक्षय, और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ओके। तो देखिए आज का लेक्चर। हाँ तो बच्चों अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए अपने, और नोट्स बनाइए खुद के, ठीक है। तो हेडिंग है अपनी इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। पहले तो हम ये समझेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, और नेचर में ये होते कैसे हैं, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं है, कुछ अलग चीज नहीं है ये, ठीक है ना। केवल सिंपल सी चीज है कि एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। आ रही बात समझ में? समझना मेरी बात, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं एक बार, देखना। और बीच की डिस्टेंस है मान लो 2a, ठीक है बच्चों। ये 2a क्यों लिए मैंने, ये भी मैं बताऊंगा। a भी तो ले सकता था, लेकिन 2a क्यों लिए वो भी मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। अभी केवल समझिए इस चीज को, ठीक है। और इसका चार्ज है q, जिसका मैग्नीट्यूड है इसका q, ओके। ये भी q मतलब कहने का ये है कि मैग्नीट्यूड में सेम होने चाहिए और साइन अपोजिट होने चाहिए। आ रही है बात समझ में? दो चार्ज होंगे जिनका साइन सेम रहेगा और मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, साइन अपोजिट रहेगा और मैग्नीट्यूड में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और उनकी बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द 2a। दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यही डेफिनेशन है बच्चों, ध्यान रखना इस चीज की। इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन यही है कि दो चार्ज पार्टिकल जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो, और बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बहुत स्मॉल हो, दैट इज द, ये पूरा एक सिस्टम जो बनाया आपके सामने, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आ रही है बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहने का मतलब दोबारा समझिए इस चीज को कि दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है ना। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, साइन अपोजिट होने चाहिए, माइनस प्लस होने चाहिए, इस तरह से, ठीक है ना। एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और सेपरेटेड है एक स्मॉल डिस्टेंस पर, ठीक है ना। एक वो दोनों चार्ज कितने सेपरेटेड है, एक स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, दैट वी कैन से इजीली कि दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये कंप्लीट क्या है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना। अब बच्चों समझना, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर होता है, ठीक है। और यहां से ये डिस्टेंस a है मान लेते हैं अपन, और यहां से ये डिस्टेंस भी a है, ठीक है ना। बीच का पॉइंट है, मिड पॉइंट है। तो इसलिए मैंने 2a माना था इस डिस्टेंस को, क्योंकि हमें कैलकुलेशन जो भी करते हैं, ये सेंटर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपको अभी डेरिवेशन में कराऊंगा तब समझ में आएगा। ये सेंटर पॉइंट बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये a और a मानी है। लेकिन आप यदि a मान के भी करना चाहते हो, यदि पूरी डिस्टेंस a मानो तो इसको a/2 और इसको a/2 मान सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, बाकायदा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये नेचर में कैसे मिलते हैं, देखो एक अपन देखते हैं NaCl, ठीक है ना, नमक। केमिस्ट्री में काफी बार पढ़ते हैं इस चीज को।
तो देखो Na प्लस एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक Cl माइनस एक इसके पास, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी बहुत छोटी होती है, 1.2 एंगस्ट्रॉन के आसपास होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नेचर में मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये क्या है अपना, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। इस तरह से डिस्टेंस भी देखो बहुत छोटी है, अरे बात समझ में। अब किसके कंपैरिजन में छोटी होनी चाहिए ये और अच्छी तरह से डिफाइन होगा अभी, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझना कि ये डिस्टेंस क्या है, बहुत स्मॉल है, ठीक है ना, तभी इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसा मत कर देना ये बीच की डिस्टेंस 5 मीटर 6 मीटर रख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तभी ये सिस्टम क्या कहलाएगा अपना, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ओके, तो ये चीज समझ में आया कि नेचर में किस तरह से मिलते, ठीक है। अब दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों यहां से, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। अपनी सारी कैलकुलेशन इस टर्म से होगी, जितनी भी कैलकुलेशन होगी वो इस टर्म से होगी, दैट इज द डाइपोल मूवमेंट। इसको शो किया जाता है वेक्टर p, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना बच्चों। आप तो जानते हो मोमेंटम तो वैसे भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और डाइपोल मूवमेंट दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट होता क्या है, ठीक है। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, मैं लिख रहा हूं इस चीज को, P इक्वल टू, समझना, Q इंटू 2A, या फिर प्रॉपरली और लिखना चाहो आप तो P इक्वल टू Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। आ रही है बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि अपने पास कोई सिस्टम रहेगा इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड सेम रहना है दोनों को, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इनटू बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट। आर यू गेटिंग दिस। मतलब कहने का ये है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपको डाइपोल मूवमेंट पता लगाना है, कितना डाइपोल मूवमेंट है इसका, तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है, इनटू बीच की टोटल डिस्टेंस। अब ये मत रट लेना हमेशा 2a, ठीक है, ये मत रट लेना, आपको बस ये ध्यान रखना, जैसे NaCl का आप बोलो कि डाइपोल मूवमेंट बताओ, तो ये बीच की डिस्टेंस 1.28 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ठीक है, ये बीच की डिस्टेंस आएगी केवल। कहने का मतलब मैंने इसलिए इस फॉर्मूले को इस तरह से डिफाइन किया है, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में होगा डाइपोल मूवमेंट। तो डायरेक्शन हमेशा बच्चों नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, ध्यान रखना, रट लेना इस चीज को, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ट्रेडिशन है ये चीज कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होता है। मतलब कहने का इस वाले सिस्टम का कैसे होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में होगा Q इंटू 2A। आर यू गेटिंग दिस, ये डायरेक्शन होगी डाइपोल मूवमेंट की, ठीक है। अब क्वेश्चन में बच्चों देखो, कभी आपसे इस तरह से बोला जाए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप नोट कर लेना, ठीक है। कभी आपसे बोला जाए कि एक ओरिजिन पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, तो आप सोचो कि कैसे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, इतना छोटी होती है इसकी डिस्टेंस, इस तरह से आप रख सकते हो, वो डायरेक्शन आपको बताएगा किस डायरेक्शन में रखा हुआ, कैसे रखा हुआ, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरह से शो कर दो बस, ठीक है। ये किसकी डायरेक्शन है, अब यदि इस तरह से शो होगा इसका मतलब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है किस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन टू पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम चलते हैं कि हमें कैलकुलेशन करनी क्या क्या है इसमें, ठीक है ना। हमें इसमें कैलकुलेशन किस किस की करनी है, कि आपके पास यदि कोई एक डाइपोल है इस तरह से, ठीक है, Q इस पे मैग्नीट्यूड है और बीच की डिस्टेंस है 2a, तो हमें कैलकुलेशन क्या करनी है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन अपनी ये होगी फर्स्ट। दूसरी कैलकुलेशन ये होगी कि इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। तीसरी कैलकुलेशन हमारी होगी कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख देते हो, तो इसके साथ क्या रहेगा, इसके साथ क्या कंडीशन बन सकती है, कितना फोर्स लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, फोर्स और टॉर्क, ये दो मेन कैलकुलेशन है, ये हमें करनी है थर्ड नंबर पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे हमें करना क्या है कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर आप उसको रोटेट करो तो आपके द्वारा किया गया वर्क डन हमें फाइंड करना है, ठीक है ना, वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट इसकी कैलकुलेशन है। और लास्ट में हम चलेंगे इसके टर्म पर, पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है ना। तो ये सारी कैलकुलेशन हमें इस तरह से करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको ये मिलेगा, सेकंड में ये मिलेगा, थर्ड में ये मिलेगा और फोर्थ में ये मिलेगा। इस तरह से 4 वीडियो बनेंगी अपनी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। आ रही बात समझ में? तो आराम से एक एक कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये आपको लग रहा होगा ना सिंपल सी कैलकुलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के आपको पहले तो एक्सियल पे बताना है, एक्सियल पे क्या है, इक्वेटोरियल पे बताना है, ठीक है। उसके बाद आर कॉमा थीटा, मतलब स्पेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस डाइपोल के कारण, ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। सेम कहानी पोटेंशियल के लिए फाइंड करनी है, ठीक है। एक एक चीज पढ़ेंगे आराम से, चलो ठीक है ना। तो अब देखिए इसके बाद में पहले मैं ये समझा देता हूं कि एक्सियल क्या होता है और इक्वेटोरियल क्या होता है, उसके बाद हम कैलकुलेशंस पे चलेंगे, ठीक है। जैसे इस तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो बच्चों ये तो इसकी एक्सियल कहानी है पूरी वाली, ठीक है ना। यहाँ पर पूछ ले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर पूछ ले, यहाँ पर पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले, कहीं भी पूछ सकता है और आप निकालना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर पॉइंट है और ये कहानी इसकी हो गई इक्वेटोरियल की, समझ रहे हो। इक्वेटोरियल मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहीं भी आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकता है, ठीक है ना, फाइंड करवा सकता है, ठीक है। और आर कोमा थीटा की कहानी मतलब स्पेस में कहीं भी कोई भी पॉइंट हो तो वो यहाँ 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 यहाँ, मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल और सारी कहानी कवर होगी उसमें, ठीक है ना। तो पहले अपन एक्सियल का डेरिवेशन करेंगे कि एक्सियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके बाद इक्वेटोरियल पे कितना होता है, और उसके बाद लास्ट में हम किस पे चलेंगे, स्पेस में कोई भी पॉइंट हो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो कॉपी में हेडिंग डालिए फर्स्ट एक्सियल पे, ठीक है। तो समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल पे, ठीक है ना। एक्सियल की कहानी देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट डेरिवेशन है अपना कि अपने पास कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और एक पॉजिटिव है, और जो बीच की डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मान लेता हूँ a, और यहाँ से यहाँ तक मैं मान लेता हूँ ये भी a, ठीक है। आ रही बात समझो, टोटल कितनी है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2a, ठीक है ना। और जो ये मैग्नीट्यूड है इसका q है और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है q है, ठीक है। हमें एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से, ये सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस या फिर x डिस्टेंस कुछ भी मान लो, x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है मान लो यहाँ पर P, तो इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है ना। इस डाइपोल के कारण, ड्यू टू दिस डाइपोल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो P पॉइंट पर कैसे फाइंड करेंगे तो समझिए, कुछ नहीं, ये जो डिस्टेंस है ना ये वाली बच्चों सेंटर से है, ये ध्यान रखना। अरे बात समझो, सेंटर से दे रखी डेरिवेशन के लिए आपको। तो देखिए चलो इस पॉइंट पर लिखते हैं किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक तो इस पार्टिकल के कारण आएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण, और एक आएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण, ठीक है। चलो पहले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के कारण, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होती है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज। मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो E1, ठीक है। और इसके कारण आपका होगा नियर बाई द चार्ज, ठीक है ना, या चार्ज की तरफ, ठीक है। और मैं मान लेता हूं ये है E2, ठीक है, कितना है E2 है। चलो E1 और E2 को लिखते हैं पहले अपन, ठीक है। तो E1 और किसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मिलेगा क्या आपको, और किसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है क्या, नहीं मिलेगा ना, ये दो ही चार्ज पार्टिकल है, ठीक है ना।
तो E1 की वैल्यू लिखोगे तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के क्यू मैं मान लेता हूँ, ये क्यू है, इसका कैपिटल मान लो, स्मॉल मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर व्हाट इज द आर, आर मतलब उस चार्ज से डिस्टेंस उस पॉइंट की, ठीक है। तो यहाँ से और किसके कारण, E1 किसके कारण था, अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की a है और यहाँ से यहाँ तक की पूरी x है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये x माइनस ए लिख सकता हूँ, ठीक है ना, x माइनस ए लिख सकता हूँ। तो x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है बच्चों E1। अब लिखें अपन E2, व्हाट इज द E2, तो E2 है अपना कितना, अब E2 क्या है, इस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। यहाँ पे कितना होगा, के क्यू अपॉन कितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से लेके और यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक a है, तो उसको लिख सकता हूँ x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए बच्चों यहाँ से अब अच्छी बात समझना कि मुझे एक बात बताओ कि E1 बड़ा है कि E2, E1 ग्रेटर है या E2 ग्रेटर है, ठीक है ना, ये चीज़ हमें देखनी। तो आप नोटिस कर सकते हो मैग्नीट्यूड दोनों चार्ज पार्टिकल का सेम है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड सेम है तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, जो पास में होगा उस पॉइंट से उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज़्यादा होगी कंपेरिजन टू दिस। और फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, या x माइनस ए ये छोटी टर्म का स्क्वायर या x प्लस ए बड़ी टर्म का स्क्वायर, तो इसका ये x प्लस ए ये नीचे वाला भारी है, ठीक है ना। तो नाउ वी कैन से E1 इज ग्रेटर देन टू E2। आर यू गेटिंग दिस। तो अपन बोले कि इस पॉइंट पर आपको E नेट बताना है, तो किस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं, E नेट इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। अब इसको सॉल्व भी करना है बस, और कुछ नहीं बचा इसमें। E नेट इक्वल टू के क्यू कॉमन ले लो, ये आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे E नेट इक्वल टू के क्यू, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैथमेटिक्स है छोटी सी, इसमें और कुछ नहीं है। इसको करेंगे तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इधर वाले पार्ट को रफ कर रहा हूँ, इस वाले को नोट कर लेना आप, ठीक है। अब देखिए इसके बाद E नेट निकालना है हमें। E नेट इक्वल टू, यहाँ से इसको सॉल्व करें अपन तो के क्यू, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस के ए स्क्वायर अपॉन ये कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लगा दो, ठीक है बच्चों। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, तो फाइनली क्या बचा अपने पास, ई नेट इक्वल टू के क्यू, वो अंदर बच गया 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो मैं इसको एक तरीके से लिख रहा हूँ, देखो आंसर तो हमारा आ गया, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इंपॉर्टेंट बात समझ लेना कि यहाँ से हमें दो चीज़ें करनी होती हैं, ठीक है। दो चीज़ें क्या करनी होती है, एक तो हमें ये आंसर हमेशा जो भी आंसर देना है आपको वो एक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में देना है, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया था, P इक्वल टू क्यू इंटू 2a। 2a का मतलब बीच की डिस्टेंस, और कितनी बीच की डिस्टेंस, तो 2a। यहाँ पर कह सकते हैं q इंटू 2a क्या होगा इसका डाइपोल मोमेंट, तो q इसमें से ले लो और 2 यहाँ से निकाल लो और a ले लो। तो E नेट अपन लिखना चाहें यहाँ से तो 2 बच जाएगा केवल एक इसका k और p अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, x और बच गया ऊपर। जनरली फॉर्मूला हम देखें तो ये होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पहली चीज़ तो आपने कर ली कि इसको P के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि एक बात बताओ मुझे कि जो ये डिस्टेंस है आपके सामने जो लिख रही है A,
जब 2a इट इज वेरी स्मॉल, जब 2a स्मॉल है तो a तो इसकी आधी है, ये तो और भी स्मॉल होनी है, ठीक है ना। कंपैरिजन टू दिस, कंपैरिजन टू दिस x is much greater than to a. okay, so now we can say E net equal to 2kp x upon, यहाँ से a को गायब कर दो तो ये क्या बचेगा, x की पावर 4, ठीक है। और इसको तरीके से लिखें तो E net इक्वल टू 2kp अपॉन एक्स क्यूब। इस फॉर्मूले को याद कर लेना। एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक डाइपोल के कारण, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2kp अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताओ कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बचा था, E1 माइनस E2 किया था तो इस डायरेक्शन में बचा होगा, ठीक है ना। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में बचा ना, ठीक है। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन रहेगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये तो फिक्स है, ट्रेडिशन है, तो कोई लॉजिक नहीं है इसमें, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव रहनी है। तो दोनों की सेम डायरेक्शन है कि नहीं, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो वी कैन से ई नेट इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे ई, या ई नेट की जगह आप लिख लो फाइनली ई एक्सियल, ठीक है। ई एक्सियल इक्वल टू 2k वेक्टर p अपॉन एक्स क्यूब। आ रही है बात समझ में, ठीक है। कहने का मतलब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल किस डायरेक्शन में होगा, p की डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होगा उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इस पॉइंट को यहाँ की जगह यहाँ लेके देखें, तो यहाँ लेके भी कर लेना, यही डेरिवेशन कर लेना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या बचेगा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही बचेगा। एक्सियल पर यही कहानी होगी हमेशा, कि ये क्वेश्चन बनता भी है यहाँ से, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, जो एक्सियल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी डाइपोल के कारण, तो वो हमेशा डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होता है। ये वेक्टर फॉर्म में इसका फॉर्मूला है और ये सिंपल फॉर्म में फॉर्मूला है, उसको लर्न कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है ना। 2kp अपॉन एक्स क्यूब। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्स क्यूब। ग्राफ पूछे तो ग्राफ भी बना सकते हो, एक्स क्यूब का ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे केवल, ठीक है। सिंपल एक्स क्यूब का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए दूसरी चीज़, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना अच्छी तरह से, ठीक है ना। कर लिया बच्चों। अब देखिए इसके बाद में जो सेकंड कहानी है अपनी, नोटों को में हेडिंग लगाइए, इक्वेटोरियल पे देखते हैं, ठीक है ना। इक्वेटोरियल पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वेटोरियल, ठीक है ना, सॉरी इक्वेटोरियल, ओके, इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है। ये अपने पास मान लो नेगेटिव है, ये अपने पास मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। और बीच की डिस्टेंस सबको पता है, ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी ये है a, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है अपनी a। कंप्लीट जो डिस्टेंस है वो गिवन है अपने को 2a। आ रही बात समझ में, ये पॉइंट है O, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड है Q और इसका मैग्नीट्यूड है Q, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है ना बच्चों, ये होती है इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। आप कहीं भी फाइंड कर सकते हो, नीचे ऊपर कहीं भी, ठीक है। मैं यहाँ से, समझना मेरी बात को, यहाँ से x डिस्टेंस, सेंटर से मानते हैं हमेशा डिस्टेंस, ठीक है। वैसे मान के यहाँ से भी कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर तरह से वो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी आपसे, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इस कहीं से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। इसको मैंने जैसे 2a माना, इसको आप a मान के a/2 कर दो, लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी उसकी, ये फर्क पड़ जाएगा बस, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट है यहाँ पर मान लो P, ठीक है। इस P पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर आ गया ना, तो x डिस्टेंस ऊपर कोई पॉइंट है P, और यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, ड्यू टू दिस डाइपोल। इस डाइपोल के कारण क्या फाइंड करना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये भी समझो, ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन है। तो इस पॉइंट पर ये सोचो कि किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक तो इसके कारण आएगा और एक इसके कारण आएगा, ठीक है। इसके कारण किस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण डायरेक्शन क्या होगी,
इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है, होगी कि नहीं होगी बच्चों? देखो इसको मिला दो आप यहाँ तक, तो इस डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी? मैं मान लेता हूँ दैट इज द E1, ओके। और इसके कारण चलोगे तो चार्ज की तरफ ही होगी, इधर की तरफ, दैट इज द E2। और ये डिस्टेंस मान लेता हूँ ये R है और ये ऑल्सो R, ठीक है ना, दोनों R है। दोनों R क्यों है बच्चों, ये भी समझो, ठीक है। ये R क्यों, ये 90 है दोनों, ठीक है, 90 है, ये डिस्टेंस पूरी है, और ये बीच की क्या है, कॉमन डिस्टेंस है, तो दोनों क्या हो गए ये, ठीक है ना, समझ गए इस चीज को। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए दोनों, ठीक है, समझ गए ना इस बात को, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दैट इज द R और दैट इज ऑल्सो R, ठीक है। देख लो आप, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम, ये बीच की कॉमन डिस्टेंस होगी दोनों ट्रायंगल की, और ये 90, ठीक है। RHS रूल लग रहा है यहाँ पे, फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों, आर यू गेटिंग दिस, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी क्या होगी, R होगी, तो ये भी R होगी, ठीक है। एक चीज़ और समझना कि यदि मान के चले ये थीटा तो ये ऑल्सो थीटा, ध्यान रखो, ठीक है ना, दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब मुझे एक बात बताओ कि जो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, KQ/R², यहाँ से डिस्टेंस R है, और E2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये भी कितनी आएगी, KQ/R² आएगी, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो E1 = E2 है कि नहीं, E1 = E2 है। नाउ वी कैन से कि मैं इसको E1 और E2 को E लिख लेता हूँ, ठीक है। अब इसके कंपोनेंट करें तो इस E का कंपोनेंट एक तो इधर आएगा और एक ऊपर आएगा, आर यू गेटिंग दिस। ये एंगल देखो सपोज करो, और एक कंपोनेंट समझना, जैसे ये इसका एक E है तो एक इसका इधर आएगा और एक इसका इधर आएगा, ठीक है, आ रही है बात समझ में। और ये एंगल कितना रहेगा, थीटा होगा, जेड बन रहा है, देखो अल्टरनेट एंगल, ये थीटा तो ये थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आया E cos थीटा, और इधर आया इसका E sin थीटा। और बच्चों ये भी ध्यान रखो, इस वाले को आगे बढ़ाओगे ना इधर की तरफ, ठीक है, तो ये और ये वाला और ये एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल, ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इस वाले का ऊपर कंपोनेंट आएगा E sin थीटा, और इधर की तरफ आएगा E cos थीटा, ठीक है। दोनों के कंपोनेंट किए, ऊपर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के और नीचे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट क्या बचा अपना 2E cos थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि ये E sin थीटा से E sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्टिकल तो कोई कंपोनेंट बचेगा ही नहीं, क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल बचेगा। आर यू गेटिंग दिस। नाउ वी कैन से कि फाइनली E net = 2E cos थीटा, ये रिजल्टेंट बचा है। डायरेक्शन देख सकते हो, इस डायरेक्शन में बचा है अपना E net, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये डायरेक्शन बहुत काम आएगी आगे, ठीक है ना। तो इसको चलो आगे सॉल्व करते हैं अपन। तो E net या E इक्वेटोरियल पे निकालें तो 2E कितना है बच्चों, तो E आपने लिखा था KQ/R² और cos थीटा। E net = 2 × KQ, व्हाट इज द R, स्मॉल r क्या है, देखो स्मॉल r क्या है, ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है ना, पाइथागोरस लगाओगे तो a² + x², ठीक है ना, तो ये क्या बचेगा, a² + x² बचेगा। r की वैल्यू क्या आएगी, √a² + x², ये x है यहाँ से यहाँ तक, ये a है, ठीक है ना, तो r की वैल्यू क्या है, √a² + x², और इसका स्क्वायर करना है तो ये स्क्वायर मैंने खोल दिया, अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द cos थीटा, ठीक है ना, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द बेस, बेस समझो इसमें क्या है, इस वाले में ये थीटा एंगल माना है, तो बेस क्या मानोगे, ये a मान लो। हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, तो हाइपोटेनियस ये वाली हो गई, ठीक है ना। तो किस तरह से लिखेंगे हम बच्चों, ये है बेस, ठीक है ना, ये एंगल थीटा इधर से मान लो, तो x अपॉन क्या आएगा, और ये बच गया अंडर रूट में a² + x², ठीक है। समझना इस चीज़ को, क्यों आप यदि इसको थीटा मानते हो, ये थीटा है और ये 90 है, तो बच्चों ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ, ये भी थीटा होगा कि नहीं होगा, समझ लो इस क्वेश्चन से। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों एंगल ये भी सेम होने और ये भी थीटा होने, अरे ये बात समझ में, दोनों क्या होने, थीटा होने, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये तीनों सेम है, ठीक है। दोनों इक्विलेटर ट्रायंगल है, दोनों इक्विलेटर ट्रायंगल है, समझना, दोनों इक्विलेटर नहीं, दोनों सेम है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट है तो ये थीटा और ये थीटा भी होंगे, तो इसको थीटा मान के सॉल्व करोगे तो cos थीटा की वैल्यू आएगी x/√a² + x²। आर यू गेटिंग दिस। अब इसको आगे सॉल्व करें
ई नेट इक्वल टू 2KQ, ठीक है, ये आएगा बच्चों, ये सॉरी, ठीक है बच्चों, ए आएगा, ठीक है, ये ए आएगा, ये वाला ए मान के करना है इसको, ठीक है, ए मान के कर लो, ठीक है। और ए अपॉन ये आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, अब समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है ना। ये ए कैसे आया, समझ में आ गया ना। इसमें थीटा कॉस थीटा लगाओगे तो ए अपॉन ये आएगा, ठीक है। इसको भी थीटा मान के कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, लेकिन वो इक्वेशन दूसरी बन जाएगी उसकी, ठीक है। अब समझना है इसके बाद में ई नेट इक्वल टू Q इंटू 2A क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ये K है, ये P है, और नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आर यू गेटिंग दिस। इसके बाद यहाँ से देखें तो कह सकते हैं कि x इज मच ग्रेटर देन टू a, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो ई नेट इक्वल टू के पी अपॉन, इसको करेंगे क्या आएगा, ठीक है, तो ए तो गायब हो जाएगा यहाँ से, तो x³ बच जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना, इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द KP अपॉन x³। आ रही है बात समझ में, कितना होता है बच्चों, KP अपॉन x³ होता है, ठीक है। अब बात करें कि इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अपने पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो इस डायरेक्शन में आया है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो आपस में अपोजिट आए कि नहीं आए, जो P की डायरेक्शन है और जो E की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। तो नाउ वी कैन से कि वेक्टर E इक्वेटोरियल इक्वल टू माइनस के KP अपॉन x³, ठीक है ना। ध्यान रखना वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना है इसको, माइनस के KP अपॉन x³, ठीक है। माइनस क्यों लगाया, समझ में आ गया। यदि इस तरह से अपन देखना चाहें तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मूला अपने पास आएगा, ठीक है। तो आप कंपैरिजन करके देखिए एक चीज़ को कि इक्वेटोरियल पे आया अपने पास KP अपॉन x³, मैग्नीट्यूड की बात करें KP अपॉन x³, और एक्सियल पर आया 2KP अपॉन x³, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक्सियल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इज इक्वल टू 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। ये फॉर्मूला भी याद रखना, इक्वेटोरियल का क्या होता है, डबल होता है। आप देख सकते हो यहाँ से इक्वेटोरियल पर आया अपने पास KP अपॉन x³ और एक्सियल पर कितना आया 2KP अपॉन x³, ठीक है। तो इसका क्या होगा बच्चों, ये डबल होगा। आ रही है बात समझ में सबको। तो इस तरह से ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके बाद तीसरा डेरिवेशन है इसी का कि अब स्पेस में कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, उस डेरिवेशन से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छी तरह से, ठीक है ना। एक बार उस लास्ट वाले डेरिवेशन को भी देखिए, क्या है वो कि कोई हम हेडिंग है अपनी वही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है ना, r, θ एनी पॉइंट, ठीक है। चलो, तो ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसकी क्या है, सेंटर लाइन, एक्सियल लाइन बोल सकते हैं, ये सेंटर है इसका। इस सेंटर से कोई यहाँ पॉइंट है P, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट है अपना r, θ, ठीक है। ये बोलते हैं इसको r, θ। r, θ कैसे बोलते हैं, या x, θ भी बोल सकते हो, ठीक है, x, θ बोल लो आप। अब तक सारी कैलकुलेशन हमने x मान के की है, तो इसको भी x मान के कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस है, ये है x, और ये वाली डिस्टेंस है θ, ठीक है। और ये जो बीच की डिस्टेंस है ये कितनी है बच्चों, a है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितनी है, ये भी a है, ठीक है। और टोटल कितनी डिस्टेंस है अपनी, 2a, ओके। तो अब हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। तो किस तरह से करेंगे, अब एक चीज़ समझिए, स्पेस का हर पॉइंट कैसे कवर हो रहा है इससे, ठीक है। तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे, ठीक है, समझना मेरी बात को, जैसे जैसे x वेरिएबल करोगे तो x बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट ऊपर के भी सब कवर हो गए और नीचे के भी सब कवर हो गए, ठीक है। और थीटा को जैसे बदलते जाओगे, थीटा बढ़ाओगे तो इधर के सारे पॉइंट कवर हो गए, और थीटा कम करोगे तो सारे इधर के पॉइंट कवर हो गए,
ठीक है। इसलिए स्पेस का कोई भी पॉइंट हो x, थीटा, ठीक है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला वेरी वैलिड रहेगा, ठीक है, जो मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से किस तरह से डेरिवेशन करना है। पहले ये भी समझना कि व्हाट इज थीटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, फॉर्मूला हम रट लेंगे लेकिन व्हाट इज द थीटा ये समझना। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वेक्टर p ये है ना, -2 प्लस, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से एंगल है थीटा। ध्यान रखना ये चीज, डाइपोल मोमेंट के जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उससे एंगल थीटा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, बहुत बार क्वेश्चन फॉर्मूला आपको लर्न हो जाएगा, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये थीटा दे देगा, ये 90 दे दिया, मान लो ये 80 दे दिया, ये 70 दे दिया, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे थीटा मान के, लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि थीटा कौन सा मानना है, जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये है अपना थीटा में। इस डेरिवेशन को कैसे करेंगे बच्चों, समझना इस चीज़ को कि अपने पास ये डाइपोल है, इस एक डाइपोल को मैं दो डाइपोल बनाऊंगा, ठीक है ना, दो डाइपोल में तोड़ूंगा इसको, ठीक है। कैसे तोड़ूंगा, इस वाले डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से मैं शो कर सकता हूँ। ये डाइपोल अपने पास, ये वेक्टर p इस डायरेक्शन में, इसको मैं तोड़ूँ यहाँ से, तो इसके दो कंपोनेंट करूँ, तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एक कंपोनेंट, तो दो डाइपोल हो गए, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये आएगा p cos थीटा वाला, और ये आएगा p sin थीटा वाला। डाइपोल को दो भागों में विभक्त किया है, ठीक है ना, दो डिवाइडेशन किए, सो हिंदी पे आ गया मैं, दो डिवाइडेशन किए आराम से, ठीक है ना, 2 डिवाइडेशन किए इसके, ठीक है। तो इस तरह से किया है, ये एक p की डायरेक्शन थी इस डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो एक तो इधर कंपोनेंट कर दिया, एक इधर कंपोनेंट कर दिया। आर यू गेटिंग दिस? और ये जो दोनों कंपोनेंट क्यों किए इसका रीज़न भी अभी पता चलने वाला है आपको, बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन मैंने ये एक डाइपोल का दो डाइपोल बना दिया, ठीक है ना। समझना कैसे बनाया, ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, ठीक है, और इसका डाइपोल मोमेंट था p, ठीक है। तो एक डाइपोल तो ऐसे बना दिया, ये नेगेटिव और एक पॉजिटिव, ठीक है, ये, और इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, p sin थीटा, और एक बना दिया इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, p cos थीटा। तो ये दो डाइपोल हो गए अपने, ठीक है, दो डाइपोल हो गए, एक p sin थीटा वाला डाइपोल और एक p cos थीटा वाला डाइपोल। आ रही है बात समझ में? अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ये वाला पॉइंट समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये वाला पॉइंट इस p cos थीटा के लिए किस पर है, इस p cos थीटा के लिए किस पर है, ये p cos थीटा वाला, ये इधर से ये है तो नहीं, p cos थीटा ये है ना, और ये पॉइंट इसी लाइन पर आ रहा है, तो ये एक्सियल पॉइंट हुआ इसके लिए। और ये वाला पॉइंट इस p sin थीटा के लिए किधर है, ये भी ध्यान रखो, इस p sin थीटा के लिए किधर है, तो ये p sin थीटा के लिए किधर होगा, सपोज करो ये p sin थीटा के लिए किस पर है, इक्वेटोरियल पे है कि नहीं है। इस तरह से डाइपोल था ये पूरा, ये p sin थीटा वाला, और ये डाइपोल अपना p cos थीटा वाला, ठीक है, ये p cos थीटा वाला, ये p sin थीटा वाला, और ये इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। आ रही बात समझ में? दो डिवाइडेशन की है, माइनस और प्लस, ये माइनस और ये प्लस, कहीं भी हो, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है इस p cos थीटा वाले डाइपोल के लिए तो एक्सियल पे आ गया, और इस p sin थीटा वाले के लिए किस पर आ गया, इक्वेटोरियल पर आ गया, ठीक है। तो दोनों का कारण लिख दो, मैं लिखता हूँ 4 p cos थीटा का कारण, ठीक है ना। तो p cos थीटा का कारण एक्सियल पर कितना होता है, अभी बताया मैंने, एक्सियल पर 2kp अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। तो अपन लिखे ई एक्स मान लो या कुछ भी मान लो, तो 2k और p cos थीटा लिखना है। p cos थीटा क्यों लिखना है, फॉर्मूले में 2kp अपॉन एक्स क्यू होता है ना, तो व्हाट इज द p, p होता है डाइपोल, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है ना। और यहाँ डाइपोल मूवमेंट कितना, p cos थीटा, तो p cos थीटा लिख दिया, अपॉन एक्स क्यू, यहाँ से लेके और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, एक्स क्यू, ठीक है। ये तो गई अपनी ई एक्स, ओके। अब बात करें इस p sin थीटा के लिए 4 p sin थीटा, और p sin थीटा के लिए बात करोगे, मान लेता हूँ दैट इज द ई वाई, और कितना होता है, ये p sin थीटा के लिए ये पॉइंट कहाँ पर है, इक्वेटोरियल पर है, और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अभी बताया मैंने डेरिवेशन से, kp अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। तो इसको भी लिख सकते हैं kp अपॉन एक्स क्यू, तो k और p sin थीटा अपॉन एक्स क्यू, ठीक है। p sin थीटा क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, p sin थीटा। तो इस पॉइंट पर किस किस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया,
एक तो इसके कारण आया पी कॉस थीटा, ई एक्स इक्वल टू 2k पी कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यू, ठीक है, इसके कारण। और किस डायरेक्शन में होता है ये भी पता होना चाहिए। अभी बताया ना मैंने कि एक्सियल की कहानी पर, एक्सियल की स्टोरी बताई थी ना, पूरा डेरिवेशन कराया था ना, तो एक्सियल के केस में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है पी कॉस थीटा की, तो इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इस इक्वेटोरियल के केस में, इसमें मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, अपोजिट हो गई ना ये इसके। तो ये इस तरह से तो आया था, अभी क्वेश्चन किया था इस पॉइंट पे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बचा था और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर थी। इस तरह से इसको थोड़ा घुमा दो, ठीक है, तो ये इसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट इज द ई एक्स और दैट इज द ई वाई। आ रही बात समझ में? और बीच का एंगल मैं मान लेता हूँ, कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, ठीक है, ये अल्फा भी निकालेंगे अपन, ठीक है। तो बीच का एंगल अल्फा क्या है, ये 90 डिग्री आएगा ये वाला, तो ठीक है ना, ये 90 पर आएंगे दोनों, देखो अल्फा क्या है 90 पर आएंगे दोनों, ठीक है, और इनका रिजल्टेंट आएगा कहीं ना कहीं बीच में। आ रही बात समझ में? जरूरी नहीं है कि कितने पर आए, 45 पर आए, ये कंपलसरी नहीं है 45 पे आए, लेकिन हाँ ये है कि कोई मान लो एंगल अल्फा पे, ये यहाँ से ये वाली और ये वाली जो एंगल है ये अल्फा है मान लो, इस अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम ई रिजल्टेंट निकाल लें, तो ई रिजल्टेंट वेक्टर की तरह निकाल दो। तो कैसे निकालोगे? तो ई रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट में ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ई स्क्वायर एक्स कितना है, ई एक्स का स्क्वायर कर दो, तो 2k पी कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस, अब ई वाई का स्क्वायर करोगे तो के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यू, इसका होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको? अब इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ से कि कॉमन ले लो आप, ठीक है ना, तो के पी और एक्स क्यू और एक्स क्यू ये कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर हट के आएगा कॉमन, ठीक है। तो के पी अपॉन एक्स क्यू बच जाएगा, बाहर बुला लिया बिल्कुल, ठीक है, स्क्वायर है और अंडर रूट है ऊपर, तो बाहर केवल सिंपल आ जाएगा। अंदर क्या बच गया इधर, इधर बच गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग दिस? और अब एक चीज़ समझिए, यहाँ से मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक कॉस स्क्वायर थीटा इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो के पी अपॉन एक्स क्यू और 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा अलग कर लूँ यहाँ से और एक साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो फाइनली अपने पास ई नेट जो बचा है वो आया है के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना, तो आर कॉमा थीटा पे या एक्स कॉमा थीटा बोलो, आर कॉमा थीटा मत बोलो, ठीक है, एक्स माना है हमने। तो एक्स कॉमा थीटा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, समझना, एक्स कॉमा थीटा पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है दैट इज द के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट में 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के फॉर्मूले अभी डिराइव किए थे, अब देखिए उसको कैसे सॉल्व करता हूँ। थीटा को 0 रख दो, थीटा को 0 रख दोगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस लेवल पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक्सियल वाली कहानी हो गई। तो थीटा को 0 रखोगे तो cos 0 1 और 3 और 1 4 और 4 का अंडर रूट 2 और 2 के पी अपॉन एक्स क्यू बचेगा। थीटा को 90 रख के देखो तो कहानी इक्वेटोरियल की हो जाएगी, और इक्वेटोरियल की थीटा 90 रखोगे तो ये 90 cos 90 0, तो ये पूरा 0, ये 1 बच गया अंडर रूट में, तो क्या बच गया केवल के पी अपॉन एक्स क्यू। और अभी बताया था मैंने क्या आया था, के पी अपॉन एक्स क्यू आया था। आ रही है बात समझ में? अब ये एंगल निकालना चाहो अल्फा, तो बच्चों ये एंगल भी निकाल सकते हो, ठीक है। ये एंगल कैसे आएगा, तो देखो तरीके से यहाँ पर आप ई वाई अपॉन ई एक्स कर लो, ठीक है, ई वाई अपॉन ई एक्स कर सकते, जैसे यहाँ पे कोई भी एक ड्रॉ कर लो इस तरह से, ई वाई इस डायरेक्शन में और ई एक्स ये रहा, तो टेन थीटा निकल जाएगा, टेन अल्फा निकल जाएगा। तो टेन अल्फा निकालेंगे यहाँ से, तो टेन अल्फा आएगा ई वाई अपॉन ई एक्स। देखो यहाँ से ये इस तरह से बच्चों, यार देखो समझो, ये और ये, ठीक है, इस तरह से ये, ठीक है। तो ये मान लो ई वाई है और ये ई एक्स है, ई वाई नहीं है कि ये वाला ई वाई है, तो ये वाला भी ई वाई होगा, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर इस तरह से तो होती है, और ये ई एक्स है ये, तो ई वाई अपॉन ई एक्स कर लो, ये अल्फा निकल जाएगा।
ई वाई अपॉन ई एक्स कर लो, ठीक है। तो ई वाई कितना है, ई वाई कितना है बच्चों, ये के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यू। तो के पी साइन थीटा अपॉन एक्स क्यू और मल्टीप्लाई अपॉन एक्स ई एक्स करना है तो उसका उल्टा कर दो, एक्स क्यू को ऊपर ले जाओ, तो एक्स क्यू अपॉन 2kp कॉस थीटा, ठीक है। और kp से kp खत्म, एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, तो क्या बचा, टेन अल्फा इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा, ये वैल्यू आई है अल्फा की, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी आई है, अल्फा की। इतने एंगल पर होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और कितना होगा, के पी अपॉन एक्स क्यू अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। आर यू गेटिंग दिस। दूसरी चीज समझना मेरी कि आपसे बोले कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, क्वेश्चन समझना, लैंग्वेज समझना इस चीज की, कि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन से कितने एंगल पर है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कितनी है, थीटा पे, ये तो थीटा एंगल है और ये अल्फा है, तो ये थीटा और प्लस अल्फा, तो ये पूरा थीटा प्लस अल्फा कर लो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसमें थीटा और ऐड कर दोगे, तो थीटा प्लस टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। तो ये डाइपोल मूवमेंट से इतने एंगल पर है, ध्यान रखना, डाइपोल मूवमेंट से इतने एंगल पर है, थीटा और ऐड कर दिया, ये वाला थीटा प्लस अल्फा। आ रही बात समझ में। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। कर लिया बच्चों नोट, रफ कर दो इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है बच्चों, वही कहानी है इसमें चार्ज वाली, बस और कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आना चाहिए चार्ज के कारण। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि हमारे पास इस तरह से कोई एक एक्सिस दे रखी है, ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके। और ओरिजिन पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि किधर प्लस क्यू किधर माइनस क्यू, ओरिजिन पे उसका प्लस रखा है कि माइनस, इतना छोटी डिस्टेंस होती है कि वो ओरिजिन पे मानते हैं इसको, सारी कहानी को, ठीक है। तो ओरिजिन पे क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ जिसका डाइपोल मूवमेंट है वेक्टर p इक्वल टू p नॉट आई कैप, ठीक है। और ये रखा हुआ है अपना ओरिजिन पे, क्वेश्चन में गिवन है 0,0 पे, ठीक है। और एक चार्ज पार्टिकल है q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है q, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है d,0 पे, ध्यान रखना। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है यहाँ पे d,0 पे प्लस q। तो क्वेश्चन ये कि फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड चार्ज, ठीक है ना, चार्ज प्लस q, इनके बीच में क्या बताना है, क्या बताना है, फोर्स बताना है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो इस तरह से हमें कोई एक डाइपोल दे रखा है p नॉट आई कैप, ठीक है। इसका डाइपोल मूवमेंट कितना है, p नॉट, आई कैप की डायरेक्शन दे रखी, तो इस डायरेक्शन बना लेना, माइनस के p नॉट आई कैप होता तो इस डायरेक्शन में बन जाता, इस डायरेक्शन में डाइपोल बन जाता, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे फोर्स, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ मुझे, इस डाइपोल के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये इसके कारण एक्सियल पॉइंट हो गया, इसके कारण एक्सियल पॉइंट हो गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो ई एक्सियल होता है, फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, कितना होता है 2kp अपॉन एक्स क्यू, ओके। और लिख सकते हैं अपन 2k और p नॉट अपॉन एक्स क्यू कितना है dq, ठीक है। 2k p नॉट अपॉन dq, तो इतना क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, ये आपको पता है। डाइपोल के कारण इसके एक्सियल पर है ये पॉइंट d,0, ठीक है। और प्लस q चार्ज रखा हुआ है, तो इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम कह सकते हैं कि इतना होगा 2k p नॉट अपॉन d, ओके। आर यू गेटिंग दिस। अब इसके बाद समझना कि आपसे फोर्स बोले तो बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है मान लो, जो दे रखी वैल्यू, और Q चार्ज रखा हुआ, तो कितना फोर्स लगेगा उस पर, Q ही लगेगा, इतना फोर्स होता है। तो Q से मल्टीप्लाई और कर दो इसको, 2k p नॉट
क्यू अपॉन डी क्यू। तो ये फोर्स की वैल्यू होगी। अब ऐसे मत सोचना कि सर इस क्यू चार्ज पर फोर्स निकाला है आपने, बताओ डाइपोल पर कितना फोर्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ नाउ वी कैन से कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना फोर्स ये इस पर लगाएगा, और कितना लगाएगा 2kp0q अपॉन डी क्यू। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ तक कर लिया बच्चों नोट। चलो सेकंड क्वेश्चन देखिए। अब कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्वेश्चन अच्छे बनेंगे बच्चों। टॉर्क पढ़ाने के बाद, वर्क डन जब पढ़ाऊंगा ना उसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड यार। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इस तरह से कोई भी एक एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। और मैं कह सकता हूँ कि इस ओरिजिन पर दो डाइपोल रखे हुए हैं। ठीक है, दो डाइपोल रखे हुए हैं। एक रखा हुआ है अपना P0 I कैप, ओके, और एक मान लो आप √3 P0 J कैप, ओके। इनको मान लो, दो डाइपोल मान लो, ठीक है। एक P0 I कैप और एक √3 P0 J कैप। तो समझ में तो आ गया होगा डायरेक्शन कैसे होगी। अब ये मत सोचना कि ओरिजिन पे सर कौन से रखें, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव। अरे यार स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं एक डाइपोल तो इस तरह से रखा हुआ है, कितना P0 I कैप, ओके। और बच्चों एक ऊपर की तरफ रखा हुआ है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं √3 P0 J कैप। आर यू गेटिंग दिस। और यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट मानो आप M पॉइंट है और D,0, ठीक है ना, ओके। तो इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है। चलो करते। तो बच्चों मुझे एक चीज़ समझाओ पहले तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर किस किस के कारण आएगा। पहले तो ये चीज़ समझ में आए, कहानी तो समझ में आए किस किस के कारण आएगा, ठीक है। तो देखो एक तो इस P0 I कैप के कारण आएगा जो इसका एक्सियल पॉइंट है, और इस √3 P0 J कैप का ये कौन सा पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसके कारण भी आएगा। तो एक काम करें, एक्सियल के कारण लिख दें और इक्वेटोरियल के कारण लिख दें। चलो, तो P0 I कैप के कारण ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन इधर है। तो एक्सियल पॉइंट पर बात करें तो एक्सियल पॉइंट पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसके कारण कितना होगा, दैट इज द 2kp/x3, ठीक है। तो लिखें अपन तो 2kp0/dq, ओके। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब दूसरी चीज, इसके कारण लिख दिया, उसके कारण और लिखो। उसके कारण क्या आएगा, उसके कारण ये इक्वेटोरियल पे पॉइंट है, ठीक है। किस डायरेक्शन में होगा, तो जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इसकी डायरेक्शन आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। इसके कारण कितनी होगी, kp/x3। तो k कितना, k तो k ही है, p कितना है √3 P0/dq। अरे बात समझ में, डायरेक्शन आपको बता दी, तो बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट बचेगा इसका। ये एंगल 90 है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो आराम से ई नेट निकालना है आपको, ई नेट निकाल सकते हो अंडर रूट में, इसका स्क्वायर कर दो 2kp0/dq का स्क्वायर, प्लस इसका कर दोगे तो √3 kp0/dq का स्क्वायर। एक काम करो, kp0 बाहर ले लो, तो ई नेट इक्वल टू kp0 और dq बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का करोगे तो 3, और 4 + 3 √7। तो √7 kp0/dq। अब बच्चों इस दो डाइपोल को एक डाइपोल बना के भी कर सकते हैं अपन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तो आपने कर दिया, दोनों डाइपोल से निकाल दिया, एक डाइपोल बना के भी कर सकते हो। कैसे, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं बीच में आएगा, दोनों डाइपोलों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, और कितना आएगा, तो ये भी आप देख सकते हो कि 2p0 आएगा, ठीक है ना, 2p0 आएगा। अंडर रूट ले लो आप, वेक्टर की तरह लिख दो उसको सॉल्व करके, रिजल्ट 2p0, p0 का स्क्वायर प्लस √3 p0 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो कितने हो गए 4p0 स्क्वायर, और 4p0 स्क्वायर करोगे तो 2p0 आएगा। और ये एंगल भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये एंगल भी पता होना चाहिए कितना होगा,
ठीक है। तो ये एंगल भी आप निकाल सकते हो, यहाँ आप टेन थीटा लगा लो, ठीक है। और टेन थीटा लगाओगे, समझना मेरी बात को, टेन थीटा लगाओगे तो दिस इज, ये क्या है, ये √3 P0 वाला वेक्टर पोजीशन है और ये वाली P0 वाली वेक्टर पोजीशन है। तो √3 P0 अपॉन P0, P0 से P0 गया तो √3 किसकी वैल्यू होती है टेन थीटा में, 60 की होती है। तो थीटा कितना आ गया बच्चों, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है। आ रही बात समझ में। अब समझना मेरी बात, डाइपोल मोमेंट, अब पूरा डाइपोल एक बन गया ये 2P0, ठीक है ना। इस 2P0 के कारण ये वाला पॉइंट r, थीटा वाला पॉइंट मान सकते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें r, थीटा कौन से होंगे, तो r कितना, ये d हो गया, ठीक है। और थीटा कितना होगा, ये 60 डिग्री हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, r, थीटा, x, थीटा कितना हो गया। और अभी फॉर्मूला मैंने बताया था, याद हो तो KP अपॉन XQ √ में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बताया था ना। तो व्हाट इज द KP, तो K को K रहने दो, P कितना है बच्चों 2P0, तो 2KP0 अपॉन XQ और √ में 1 + 3 cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है 1/2, ओके। तो यहाँ से सॉरी cos 60, ये यहाँ से cos 60 आएगा क्या, हाँ 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। और इसको 6 करो, इसको 1 कर दो, तो लास्ट में ये आंसर वही वाला आ जाएगा, ये वाला। आ रही बात समझ। कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हुई है, यहाँ से कुछ गलती हुई है क्या, cos 60 लिखना है ना, ये डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन और ये इसकी डायरेक्शन cos 60 लिख लिया। ये cos 60 तो लिखो आप 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4, ये 1 + 3/4, ठीक है। और ये हाँ तो आ तो रहा है बच्चों, ये 1/4 हो जाएगा, cos 60 1/2 हो जाएगा, 1/2 का 1/4 हो जाएगा, ये 3/4 √ में 1 + 3/4, इसको सॉल्व करोगे 4, तो ये 4 + 3 √ में, तो ये आएगा √7/2, ठीक है। और 2 से 2 कट जाएगा, आ रही है बात समझ में, और 2 से 2 कट जाएगा तो ये आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए यहाँ तक। देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, कर लिया है नोट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए एक बार लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल है बच्चों क्वेश्चन, है ना, पर थोड़ा सा ट्रिकी है। इस तरह से मान लो कोई डायपोल रखा हुआ है और इस तरह से डायपोल, ये माइनस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आप, ठीक है, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लो M, और ये एंगल है थीटा। तो हमें थीटा एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है किसके लिए, कि जब EM पैरेलल हो जाए y एक्सिस। ध्यान रखना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचे पॉइंट P पर, ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा समझना, ये वाला r, थीटा वाला हो गया, इसके सेंटर से r, थीटा वाली कहानी हो गई है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, जो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचे, वो y एक्सिस के पैरेलल बचना चाहिए, ठीक है ना। कहने का मतलब y एक्सिस के इधर आना चाहिए, जो भी आना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको एंगल थीटा एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ, ज्योमेट्री देखते हैं, कुछ नहीं है ज्योमेट्री है इसमें। ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। और इधर बात करेंगे अपन, समझना मेरी बात को, इधर बात करोगे तो ये थीटा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो एंगल ऊपर निकलता था कितना आता था, वो अल्फा = tan 1 1/2 tan थीटा, यही आता था क्या, यही आता था बच्चों। तो अब देखिए यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमें जनरेट करनी है किसी भी तरह से, ठीक है। अल्फा की वैल्यू किस तरह से जनरेट करेंगे, ठीक है। अब समझना मेरी बात को, यहाँ से आप इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। तो ये जो एंगल आता था ये अल्फा होता था कि नहीं होता था। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 है, इस वाले को और इस वाले को देखो, ठीक है। ये थीटा है, तो ये कितना है, ये थीटा है, ठीक है। और इसको पैरेलल होने के लिए देखो, समझना, ये थीटा है तो ये वाला थीटा है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है, समझना इस चीज़ को। ये थीटा, ये अल्फा होता था, अल्फा की वैल्यू इतनी होती थी,
ये भी आपको पता है। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं यदि इस अल्फ़ा को 90 माइनस थीटा कर दूँ तो ये पूरा एंगल 90 का होगा कि नहीं होगा? ये पूरा 90 का हो जाएगा यदि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाए, अल्फ़ा की वैल्यू यदि 90 माइनस थीटा हो जाए तो ये पूरा वाला एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90 का हो जाएगा और ये 90 का हो जाएगा। देन वी कैन से कि ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा ये वाला पोर्शन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू कुछ नहीं है, क्या करनी है 90 माइनस थीटा कर दो, टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा, इसको इधर खोलोगे तो ये टेन 90 माइनस थीटा, ये बचेगा अपना 1/2 टेन थीटा। व्हाट इज द ये अपना कॉट थीटा, और इसको लिखोगे तो 1/2 टेन थीटा। ओके, इसको नीचे ले आओ, ठीक है, या फिर एक काम कर लो, इसको 1/10 थीटा लिख लो, कैसे भी कर लो, इसको सॉल्व करना है। 1/2 टेन थीटा, इसको उधर लाओ, 2 को इधर ले आओ, तो 2 इधर आया तो ये कितना बच गया टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई यहाँ से √2, और थीटा कितना आया टेन इनवर्स √2। यदि थीटा की वैल्यू ये हो जाए टेन इनवर्स √2, देन वी कैन से कि जो नेट रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, वो हमेशा वाई एक्सिस के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से सारा कंसेप्ट। बाकी और आपकी जो सीट है, इंस्टीट्यूट की कोई भी सीट है, कोचिंग की है, या फिर DPP है, या फिर SC वर्मा के क्वेश्चन हैं, BM शर्मा, आयरोडो, क्रोटोप, किसी के भी क्वेश्चन से आप सॉल्व कीजिए। कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट में डालिए, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, बाकी गर्मी बहुत तेज चल रही है, आराम से मस्ती के साथ पढ़ाई कीजिए और बीमार ना रहिए। ठीक है ना, आजकल एक कोरोना का सिस्टम बहुत बेकार चल रहा है। ठीक है, तो घर से बाहर फालतू नहीं निकलना अपने को, और केवल पढ़ाई पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डाइपोल कारण, सेम कहानी एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर और r, थीटा पर। ठीक है, तब तक पढ़ाई करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।